बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के पेपर 1 के बारे में। हिंदी साहित्य के पेपर 1 में आपको पढ़ना होता है हिंदी भाषा, भाषा विज्ञान और देवनागरी लिपि के बारे में। तो भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में एक टॉपिक ऐसा है जिससे हमेशा परीक्षा में प्रश्न आते हैं। आप किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, अगर आपकी परीक्षा लिखित हो रही है यानी कि अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय टाइप के आपकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं, तो आपके लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज के वीडियो के माध्यम से हम हिंदी की जो उपभाषाएं हैं और जो बोलियां हैं उन्हीं के परिचय के बारे में जानेंगे। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी से बनने वाला प्रश्न यानी जो आपका यूनिट नंबर 5 है, पूरा यूनिट नंबर 5 आज के वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं। तो हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां संपूर्ण क्लास जो होगी इसकी आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न आपसे कुछ ऐसा पूछा जाएगा कि हिंदी की बोलियों का परिचय दीजिए। हिंदी की बोलियों का परिचय दीजिए। तो आपको कैसे परिचय देना, हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं और कौन कौन सी उपभाषाएं हैं। सबसे पहली बात आपको बता दूं, हिंदी की 5 उपभाषा है। कितनी उपभाषा है? 5 उपभाषा है और 18 बोलियां हैं। कितनी भाषाएं हैं? 5 उपभाषा है। पहली जो उपभाषा है वो आपकी है पश्चिमी हिंदी, दूसरी है आपकी पूर्वी हिंदी, तीसरी है आपकी जो है आपका पहाड़ी हिंदी। ठीक है, तीसरी है आपकी राजस्थानी, चौथी है राजस्थानी हिंदी, पांचवी है आपकी बिहारी हिंदी। ठीक है, तो बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और आपकी पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी, ये 5 उपभाषाएं हैं। इन्हीं 5 उपभाषाओं की अलग अलग बोलियां हैं। मैं सभी बोलियों को समझने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, देखिए पहली जो आपकी उपभाषा है हिंदी की वो है पश्चिमी हिंदी। इन्हीं उपभाषाओं 5 उपभाषाओं के मिलने से आपकी हिंदी का निर्माण हुआ है, जिनमें से पश्चिमी हिंदी की जो बोली है खड़ी बोली, खड़ी बोली का ही एक प्रकार से जो एक प्रकार से वर्तमान हिंदी का रूप आप देख रहे हैं वो खड़ी बोली ही है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसे कई प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी बनते रहते हैं। हालांकि आपसे लिखित परीक्षाओं की तैयारी के लिए मैं करवा रहा हूँ ये लेक्चर। तो आपका जो पहला है वो है आपकी पश्चिमी हिंदी। अब पश्चिमी हिंदी एक उपभाषा है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करती है। पश्चिमी हिंदी की कुल मिलाकर के 5 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं। उन सभी बोलियों को समझने का प्रयास करेंगे। पश्चिमी हिंदी की अगर बात की तो हिंदी का उपभाषा, हिंदी उपभाषाओं में से सर्वप्रमुख जो एक प्रकार से उपभाषा है वो पश्चिमी हिंदी के रूप में इसको जाने जाता है, क्योंकि पश्चिमी हिंदी की ही एक बोली है खड़ी बोली, जो एक प्रकार से वर्तमान हिंदी का मानक रूप है। इस उपभाषा का क्षेत्र दिल्ली, ब्रज, हरियाणा, कन्नौज, बुंदेलखंड, इन सभी क्षेत्रों में पश्चिमी हिंदी बोली जाती है। खड़ी बोली और ब्रजभाषा के कारण से यह हिंदी का प्रतिनिधि उपभाषा परिवार है। मतलब कि हिंदी के एक प्रकार से जो मानकीकरण हुआ है वो खड़ी बोली के रूप में हुआ है। तो इसमें 5 बोलियां हैं कुल मिलाकर के। पहली बोली है आपकी पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली। खड़ी बोली की अगर बात की है तो खड़ी बोली का क्षेत्र है, कहाँ कहाँ पर खड़ी बोली बोली जाती है, तो मेरठ में, बिजनौर में, मुजफ्फरपुर में, सहारनपुर में, मुरादाबाद में और रामपुर, इन सभी जिलों में खड़ी बोली बोली जाती है। साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली का साहित्य सर्वाधिक समृद्ध है और वर्तमान का जो साहित्य का रूप है हिंदी का वो खड़ी बोली में ही उपलब्ध है। ठीक है, खड़ी बोली का विकास बेसिकली खड़ी बोली के प्रणेता में से अमीर खुसरो का नाम आता है, लेकिन बाद में आकर के 1850 के बाद में खड़ी बोली का एक शुरुआत होती है। और 1800 जो है मतलब 50 के बाद में आप देखते खड़ी बोली की शुरुआत जरूर होती है, लेकिन खड़ी बोली में कविताएं नहीं होती थी। खड़ी बोली में गद्य वगैरह लिखे जा रहे थे। खड़ी बोली में एक प्रकार से कविताएं लिखने का दौर जो है वो द्विवेदी युग से शुरू होता है। भारतेंदु युग के बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग की शुरुआत होती है। 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पात्रिका का संपादन करते हैं। खड़ी बोली में फिर वहाँ से कविताएं प्रारंभ होने लगती है और सरस्वती पात्रिका से बहुत सारी खड़ी बोली की कविताएं प्रकाशित होने लगी। और इस तरीके से भाषा का परिमार्जन और पारिष्करण जो किया वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में हुआ। और जो वर्तमान आप हिंदी का रूप देख रहे हैं वो एक प्रकार से महावीर प्रसाद द्विवेदी के पारिष्करण का ही परिणाम है। क्लियर? तो दूसरी बोली है आपकी ब्रज। ब्रज भूमि में बोली जाने वाली भाषा जो है उसको ब्रज भाषा बोलते हैं। खास करके मथुरा में, वृंदावन में या उसके आसपास के क्षेत्र में, आगरा के एरिया में, मथुरा, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, बदायूं, इन सभी जिलों में ब्रज भाषा बोली जाती है। सूरदास, अष्टछाप के जितने भी कवि हैं, अष्टछाप के 8 कवि हुए हैं। अष्टछाप का संगठन किया था, वल्लभाचार्य के गुरु जी थे, मतलब वल्लभाचार्य के पुत्र थे, उनका नाम था विट्ठलनाथ। वल्लभाचार्य गुरु हैं सूरदास के, तो उन्हीं वल्लभाचार्य के पुत्र हैं विट्ठलनाथ। तो विट्ठलनाथ ने अष्टछाप के कवियों का संग्रह किया था। ठीक है, जिनमें 4 गुरु मतलब 4 जो थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 गुरु विट्ठलनाथ के स्वयं के शिष्य थे। 8 लोग जो थे कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे, उनका संग्रह किया था। वो 8 कवि आपके
ब्रजभाषा से संबंधित थे। इसके अलावा बिहारी, देव, जितनी भी आपको रीतिकालीन कविताएं मिलेंगी सब में आपको ब्रजभाषा में ही कविताएं लिखी गई हैं। सूरदास ब्रजभाषा के सबसे बड़े कवि भी माने जाते हैं। इसके अलावा घनानंद, बिहारी, आलम बोधा, सभी लोग, रीतिकाल, जगन्नाथ दास रत्नाकर, हरिओद, इन सभी लोगों ने एक प्रकार से ब्रजभाषा को समृद्ध किया और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी ब्रजभाषा में कविताएं लिखी हैं। क्लियर, ध्यान रखेंगे। व्याकरणिक दृष्टि से आप देखते हैं ये ओ और औ करांत है, मतलब कि यहाँ पर लास्ट में आप देखते हैं ओ और औ लास्ट वाले शब्द में आपको अधिकतर मिलेगा। जैसे गयो, जैसे आप देखते हैं उत्तर प्रदेश की बोलियों में, जैसे अवधि वगैरह में आप देखते हैं गया, यानी वहाँ पर आकारांत है। बिहारी में आकारांत है, लेकिन आप देखेंगे जो आपकी ब्रज भाषा है वहाँ पर ओकोरांत है। ठीक है, औकोरांत और ओकोरांत, मतलब जैसे गया को गयो बोलेंगे, भलो भला को भलो भलो बोलेंगे, कहा को कहो बोलेंगे। इस तरीके शब्दों का प्रयोग होता है। तीसरी बोली है पश्चिमी हिंदी की, वो है कन्नौजी। कन्नौजी की अगर बात की जाए तो कन्नौजी का क्षेत्र जो है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो एरिया है, खास करके इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, ये सब जिले जो हैं कन्नौजी बोली जाती है। कानपुर और हरदोई के कुछ हिस्सों में भी कन्नौजी बोली जाती है। और यह ब्रजभाषा और बुंदेली के बीच का क्षेत्र होता है। खास करके इसमें खोटो, छोटो, मेरा, मेरा, भयो, बैठो, ये शब्द जो है खास करके ओकोरांत का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, कन्नौजी में ओकोरांत शब्द। इसके अलावा जो चौथी बोली है आपकी जो है पश्चिमी हिंदी की, वो है बुंदेली। बुंदेली की बात की तो बुंदेलखंड जनपद की बोली है। बुंदेलखंड जिले में आपको खास करके बुंदेली बोली जाती है। इस बोली का क्षेत्र जो है खास करके झांसी में, जालौन, सागर, होशंगाबाद, भोपाल, इन सभी में आप देखते हैं ये बुंदेलखंडी बोली जाती है, मतलब बुंदेली बोली जाती है। और पांचवी जो है एक प्रकार से बोली, वो है आपकी बांगरू। बांगरू को ही हरियाणवी कहते हैं। अच्छा, खड़ी बोली को ही कौरबी कहते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। बांगरू को हरियाणवी कहते हैं। हरियाणवी जो है ये पश्चिमी हिंदी की पांचवी बोली है। इसकी बात की तो हरियाणा की जो बोली है खास करके उसी को हरियाणवी कहते हैं। यह बोली दिल्ली के कुछ हिस्सों में भी बोली जाती है, खास करके करनाल में, रोहतक, अंबाला, इन सभी जिलों में हरियाणवी बोली जाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये रही आपकी पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियाँ, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। कौन कौन सी 5 बोलियाँ? एक तो बांगरू यानी हरियाणवी, एक बुंदेली, एक आपकी कन्नौजी और एक आपकी है ब्रजभाषा, और पहली है आपकी खड़ी बोली। ठीक है, और दूसरी आपकी उपभाषा है हिंदी की, वो कौन सी है? दूसरी उपभाषा है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की अगर बात करें तो पूर्वी हिंदी की बेसिकली 3 बोलियाँ हैं। पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं? 3 बोलियाँ हैं। कौन कौन सी? पहली है अवधी, दूसरी बघेली, तीसरी है छत्तीसगढ़ी। अवधी जिसमें सबसे फेमस है। पूर्वी हिंदी उपभाषा हिंदी में विशिष्ट स्थान रखता है, क्योंकि इसमें तुलसीदास व रामचरितमानस जैसी कृतियां हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस जैसा महाग्रंथ लिखा, और सूफी विचारक जितने भी हैं वो सब अवधी में रचनाएं लिखते थे, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत जो है बड़ी फेमस है। तो पूर्वी हिंदी की बोलियां 3 हैं। पहली है अवधी। अवधी कहाँ कहाँ पर बोली जाती है इसको समझ लेते थोड़ा सा। अवधी जो है अवध मंडल की बोली को अवधी कहते हैं। जो हम लोगों का एरिया है, खासकर गोंडा, ये फैज़ाबाद वगैरह का एरिया, यहाँ सब अवधी बोली जाती है। तो इस भाषा का प्रमुख प्रयोग जो है खास करके प्रमुख क्षेत्र लखनऊ है, उन्नाव है, रायबरेली, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, फतेहपुर आदि जिले आते हैं। राम भक्ति शाखा का केंद्र अवध मंडल ही रहा है। इस भाषा में तुलसीदास प्रमुख कवि माने जाते हैं। आपको बता दूं इसके अलावा जो है बस्ती में, बहराइच में, ठीक है, और गोंडा में, इन सभी जगहों पर अवधी बोली जाती है। क्लियर। दूसरी बोली है बघेली। बघेली जो है बघेलखंड की बोली है, उसीलिए इसको बघेली कहते हैं। बघेली में खास करके रीवा, जबलपुर, मांडवा, बालाघाट, ये सब जिले जो हैं यहाँ पर बघेली को लोक साहित्य के रूप में दर्जा प्राप्त है। छत्तीसगढ़ी की अगर बात की तो तीसरी बोली है पूर्वी हिंदी की छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी की बोली को छत्तीसगढ़ी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर, इन सभी जिलों में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ी बोली बोली जाती है। तीसरी जो भाषा है हिंदी की वो है राजस्थानी। राजस्थानी की अगर बात की तो राजस्थानी हिंदी की प्रमुख उपभाषा में से एक है। राजस्थानी उपभाषा में 4 बोलियां हैं। पहली है आपकी मारवाड़ी, दूसरी है मतलब की जो है मेवाती, तीसरी है आपकी जयपुरी, यहाँ पर मेगती नहीं मेवाती कर लेंगे, मेवाती, जयपुरी और मालवी। तो मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी, ये 4 बोलियाँ राजस्थानी हिंदी की हैं। रासो साहित्य से लेकर के आधुनिक काल तक राजस्थानी साहित्य का हिंदी पर प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। जयपुरी, अगर जयपुरी की बात की जाए, जयपुरी बोली की, तो जयपुरी जयपुर के केंद्र में होने के कारण से इसको जयपुरी कहा जाता है। इस बोली को ढूंढाड़ी भी कहते हैं, और हड़ौती मतलब इसकी उप बोली है। तो जयपुरी की ही एक बोली है हड़ौती। जयपुरी बोली के क्षेत्र खास करके कोटा जो आपका राजस्थान में पड़ता है, बूंदी का जिला जो है, इस बूंदी जिला, इसके अलावा जयपुर, इन सभी जगहों पर जयपुरी बोली जाती है। ठीक है, हड़ौती, ढूंढाड़ी, ये सब जयपुरी को ही एक प्रकार से बोलते हैं।
दूसरा जो बोली है, दूसरी बोली है उसको मेवाती बोलते हैं। यह राजस्थानी के उत्तर सीमा के अंतर्गत बोली जाती है, यानी उत्तरी राजस्थानी बोली है। इसकी बोली खास करके मतलब इसकी प्रमुख उपबोली है अहीरवाटी। अहीरवाटी जो बोली है ये मेवाती की उपबोली है। ठीक है, मेवाती, अलवर, भरतपुर और गुरुग्राम जो जिला है, गुड़गांव या गुरुग्राम, इन सभी जिलों में बोली जाती है मेवाती। इसके बाद में तीसरी जो बोली है राजस्थानी हिंदी की वो है मालवी। मालवी की अगर बात की है तो मालवी दक्षिणी राजस्थान की बोली को मालवी कहते हैं। राजस्थान के दक्षिण वाले एरिया में मालवी बोली जाती है। मालवी का मुख्य क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान के बूंदी, इसके अलावा झालावाड़ जिला और उत्तरी मध्य प्रदेश का जो मंदसौर जिला है, इंदौर जिला है, इसके अलावा रतलाम जिला है, इन सभी जिलों में मालवी बोली बोली जाती है। यह बोली गुजराती और पश्चिमी हिंदी के बीच की बोली मानी जाती है। चौथी है मारवाड़ी। मारवाड़ी की बात की तो पश्चिमी राजस्थानी बोली है ये, इसीलिए इसको मारवाड़ी कहा जाता है। और इसके केंद्र में चूंकि मारवाड़ है और मारवाड़ में बेसिकली बोली जाती है ये, तो इसीलिए इसको मारवाड़ी कहते हैं। इस बोली का केंद्र जो है जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, इन सभी जगहों पर मारवाड़ी बोली बोली जाती है। हिंदी साहित्य की वीरगाथाएँ जो मिली हैं आपको मारवाड़ी में अधिक मात्रा में मिली हैं। मीरा का काव्य जो मिला है वो मारवाड़ी में मिला है। इस प्रकार राजस्थानी की बोलियों में मारवाड़ी साहित्यिक दृष्टि से सर्वाधिक परिष्कृत बोली मानी जाती है। तो मारवाड़ी सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें से राजस्थानी हिंदी में। ठीक है, अगली आपकी हिंदी है, मतलब अगली उपभाषा हिंदी की वो है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी की अगर बात करें तो बिहारी हिंदी की बात किया है तो ये इसके उपभाषा मतलब कि क्योंकि इस उपभाषा का केंद्र बिहारी हिंदी का बिहार रहा है, तो इसीलिए इसको बिहारी हिंदी कहते हैं। बिहारी उपभाषा की 3 बोलियां हैं। पहली है भोजपुरी, दूसरी है मगही, तीसरी है मैथिली। तो आप लोग मैथिली का नाम सुनेंगे, मैथिली में साहित्य भी मिलता है, भोजपुरी में भी मिलता है। देखिए भोजपुरी बिहारी की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है। बिहार का भोजपुर जिला इसका मतलब इस बोली का केंद्र है, इसीलिए इसको भोजपुरी कहते हैं। इस बोली में खास करके आप देखते हैं जैसे बलिया जिला हो गया, बस्ती हो गया, गोरखपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, गाजीपुर है, जौनपुर है, वाराणसी है, मिर्ज़ापुर है, सोनभद्र है, ठीक है, सोनभद्र है, चंपारण है, सहारनपुर है, मतलब सहारन है, भोजपुर है, पाला मऊ है, ये सब एक प्रकार से भोजपुरी के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार इस बोली का केंद्र जो है मुख्य रूप से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। ठीक है, बस्ती तक आप देखते हैं गोरखपुर में जो है ये यही बोली जाती है, भोजपुरी ही। ठीक है, भोजपुरी भाषा में पर्याप्त लोक साहित्य भी मिलता है। कबीर जैसे बड़े कवि के ऊपर भी भोजपुरी का प्रभाव पड़ा है। आज भोजपुरी फिल्मों ने इस बोली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि भी दी है। भोजपुरी विदेशों में खास करके मॉरिशस में, सूरीनाम में, इन सभी जगहों पर भी भोजपुरी को लोकप्रिय है, पसंद की जाती है भोजपुरी। तो भोजपुरी ये बोली है। ठीक है, दूसरी बोली है बिहारी हिंदी की वो है मगही। मगही की बात की है तो मगध प्रदेश जो है बिहार का, वो वहाँ इस बोली को बोला जाता है, इसीलिए इसको मगही मतलब कि इसका नाम मागधी पड़ा, चूँकि एक प्रकार से इसको मागधी भी कहते हैं, मगही भी कहते हैं। ठीक है, और मागधी अपभ्रंश से इस बोली का विकास हुआ है, ये बात भी ध्यान। बिहारी हिंदी का विकास किससे हुआ है? मागधी अपभ्रंश से हुआ है। यह बोली मुख्य रूप से बिहार के पटना, गया, इन सभी जिलों में बोली जाती है। ठीक है, और अगली बोली है मैथिली। मैथिली की बात की तो मिथिला प्रदेश की भाषा होने के कारण से इस भाषा का नाम मैथिली पड़ा। यह बोली प्रमुख रूप से उत्तरी बिहार और पूर्वी बिहार के चंपारण, मुजफ्फरपुर जिले में, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, इन सभी जिलों में बोली जाती है। मैथिली हिंदी की भाषा है या नहीं, मतलब कि मैथिली हिंदी की भाषा है या नहीं है, इस प्रश्न को लेकर के विद्वानों में मतभेद है। वैसे परंपरागत रूप से मैथिली को हिंदी भाषा की बोली के रूप में ही स्वीकृति मिली है। साहित्यिक दृष्टि से मैथिली बिहारी उपभाषा की बोलियों में सर्वाधिक संपन्न है। मैथिल कोकिल विद्यापति को ही हिंदी भाषा मतलब हिंदी भाषा में गौरव प्राप्त है, और मैथिली में भी आधुनिक कवियों में खास करके नागार्जुन जैसे समर्थ कवि भी मैथिली भाषा की मिट्टी से ही उपजे हैं। तो इस तरीके से मैथिली जो है ये बोली है आपकी। तो मगही, मैथिली और एक प्रकार से भोजपुरी, ये 3 बोली ये आपकी बिहारी हिंदी की। बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी का विकास अर्ध मागधी अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगली आपकी पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी उपभाषा। इस उपभाषा का संबंध पहाड़ी अंचल की बोलियों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे पहाड़ी नाम दिया गया है। हिंदी भाषा के पहाड़ी अंचल में, यानी कि पहाड़ी एरिया जो है, उसी पहाड़ी अंचल में उत्तराखंड, खास करके हिमाचल प्रदेश, ये सब क्षेत्र पहाड़ी पर स्थित हैं, इसीलिए इसको पहाड़ी, चूँकि यहाँ की जो बोलियाँ उनको पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत रखते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन जो कि हिंदी इतिहास के लेखक भी हैं, ठीक है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने नेपाली को भी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत माना, यानी जो नेपाल में बोली जाती है वो भी पहाड़ी की ही एक बोली है। इस उपभाषा के 2 भाग किए गए हैं, पश्चिमी और मध्यवर्ती।
पश्चिमी पहाड़ी में जौनसारी, चौमोली, भद्रवाही ये सब बोलियाँ आती है। और मध्यवर्ती में आपकी कुमायूनी और गढ़वाली आती है। कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली ये 3 बोलियाँ एक प्रकार से बेसिकली मानी जाती हैं बिहारी मतलब किसकी, पहाड़ी हिंदी की। पहली बोली है कुमायूनी। कुमायूनी एक प्रकार से कुमायूं खंड में जाने के कारण से इस बोली का नाम कुमायूं पड़ा है। उत्तराखंड के उत्तरी सीमा, खास करके उत्तरी सीमा क्षेत्र जो है इसका केंद्र बिंदु रहा है। यह बोली उत्तराखंड के उत्तरकाशी, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत इन सभी जिलों में कुमायूनी बोली जाती है। कुमायूं बोली में जो है समृद्ध साहित्य मिलता है। कुमायूं ने हिंदी साहित्य को सुमित्रानंद पंत, कुमायूं में ही सुमित्रानंद पंत का जन्म हुआ, शेखर जोशी, मनोहर श्याम जोशी, इलाचंद जोशी जैसे बड़े साहित्यकार कुमायूं ने ही दिए हैं हिंदी साहित्य को। तो कुमायूनी बड़ी फेमस बोली मानी जाती है। इसके अलावा अगली है गढ़वाली। गढ़वाली की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के गढ़वाल खंड की जो बोली जाने वाली बोली है उसी को गढ़वाली बोलते हैं, इसीलिए इसको गढ़वाल क्षेत्र में चूँकि बोली जाती है इसीलिए इसको गढ़वाली कहते हैं। यह बोली प्रमुख रूप से अगर बात करें तो यह बोली प्रमुख रूप से उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल और दक्षिणी नैनीताल, तराई देहरादून, सहारनपुर, बिजनौर इन सभी जिलों में बोली जाती है। गढ़वाली में समृद्ध लोक साहित्य मिलता है। गढ़वाली की उपभाषाओं में खास करके राठी, श्रीनगरिया ये सब बोली फेमस हैं। गढ़वाल मंडल ने हिंदी साहित्य को पीताम्बर दत्त बटवाल, बीरेन डंगवाल और मंगलेश डबराल जैसे ख्याति प्राप्त साहित्यकार दिए हैं। गढ़वाल से ही ये लोग आए हैं। तो इस तरीके से गढ़वाली है। नेपाली जो है आपकी नेपाल में बोली जाने वाली भाषा, ठीक है। नेपाल में जो बोली जाती है नेपाली, अगर बोली कोई बोलेगा तो आप समझ जाएंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। नेपाली भी हिंदी की ही एक उपभाषा मानी जाती है, पहाड़ी हिंदी की। तो इस तरीके से 5 उपभाषाओं के अंतर्गत इन सभी बोलियों का अध्ययन आप लोगों ने किया। तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा में हमेशा आता रहता था, तो मैंने सोचा कि इस प्रश्न का उत्तर आपको बता दिया जाएगा। और इसमें मैंने दीर्घ उत्तरीय जो मॉडल पेपर दिया था उसमें बताया था कि भाई मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को लेकर के वीडियोस बनाऊंगा, तो मैंने कहा बिल्कुल बनाना चाहिए, तो मैंने आपको बना दिया। तो हिंदी की उपभाषाएं और बोलियों को लेकर के जो आपके दिमाग में डाउट थे वो डाउट सारे आपके खत्म हुए होंगे, ठीक है। तो उपभाषाएं और बोलियों को मैंने आपको बता दी। हिंदी भाषा कितनी उपभाषा है, तो हिंदी बोली कितनी उपभाषा है, हिंदी भाषा कितनी उपभाषा है, तो हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं। कितनी बोलियां हैं आपसे पूछे तो 18 बोलियां हैं, ठीक है। ये बात है 18 कैसे हुई, 5 में आप देखते हैं जो पूर्वी हिंदी इसकी 3 बोली है, पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां आपकी हो गई, और बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हो गई, पश्चिमी हिंदी की आपकी 5 बोलियां हो गई, ठीक है। और आपकी राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां हो गई, और 3 बोली आपकी होगी कहाँ की, 3 बोली आपकी होगी पहाड़ी हिंदी की। तो 3 3 6 3 9 9 4 13, और 13 और 5 कितना हो गया 18। ये 18 बोलियां हो गई, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।